ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज नतीजों का दिन है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। अभी भी रुझान जो हैं वो नतीजों में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके हैं। 230 सीटें एनडीए महाराष्ट्र में जीतकर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है। 93 सीट पर एनडीए, 53 सीट पर एनडीए अभी तक बना हुआ है। जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन ने दोबारा से यहां पर जीत दर्ज की है। 57 सीटों के साथ एनडीए 23 सीटों के साथ पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे नतीजे के माहौल में भी एक लूजर नंबर 1 है। कौन है लूजर नंबर 1, बताएंगे अनंत। देखिए, पूरे ग्राफिक्स के साथ हमने ये विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण के आधार पर आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे। जब बात होती है चुनाव की तो उसमें पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन पार्टियों के चेहरा उनके नेता होते हैं। और इस पूरे चुनाव में खासकर महाराष्ट्र का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, झारखंड का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर बात आती है जब कांग्रेस की, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी। तो कुछ आंकड़े आपके सामने हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो महाराष्ट्र का ये चुनावी नतीजा है। यहाँ पर एमवीए की हम केवल बात करें, 288 सीटों पर महा विकास आघाड़ी ने चुनाव लड़ा और वहां पर हम देखें 54 सीटें आगे या फिर उनके नतीजे में तब्दील होती नजर आ रही है। यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की अगर हम बात करें तो 21 सीटों पर उनकी बढ़त है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो केवल 19 सीटों पर उनकी बढ़त है। शिवसेना यूबीटी को पिछले बार के मुकाबले, पिछले अगर नतीजे से देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो 6 सीटों का फायदा, और कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्हें 25 सीटों का घाटा, नुकसान यहां पर हो रहा है। एनसीपी शरद पवार की अगर हम बात करें तो उन्हें भी 2 सीटों का घाटा और 11 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो पिछली बार भी आंकड़ा 2 था, इस बार भी आंकड़ा 2 है। तो ये तो हुई उन सीटों पर कौन कहां पर कितना आगे चल रहा है। अगर हम झारखंड की बात करें तो 81 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। सबके जो नतीजे सामने आए उसमें 57 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाए हुए है। और यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इसमें इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो सबसे बड़ी जो पार्टी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। 35 सीटों पर या तो वो नतीजे उनके पक्ष में आ गए या फिर वो आगे चल रहे हैं। तो 5 सीटों का इजाफा पिछले बार के मुकाबले टैली में उनके हो गया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस यहां पर 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है या फिर वो नतीजे उनके पक्ष में आ गए हैं। अगर हम आरजेडी की बात करें तो 4 सीटों पर बढ़त या नतीजे उनके पक्ष में है, 3 सीटों का इजाफा। सीपीआई एमएल की हम बात करें तो 2 सीटों पर बढ़त या फिर उनके पक्ष में नतीजे आ गए हैं, 1 सीट का इजाफा हुआ है। तो ये तो हुआ आज के चुनाव के अंदर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में। और झारखंड की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है, ये हम उसकी बात कर लेते हैं हम यहां पर। अब जरा बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, यानी कि किस पार्टी का कितना स्ट्राइक रेट रहा। तो यहां पर हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट रहा है, यहां पे देखिए ऊपर का जो आंकड़ा है वो महायुति का है, नीचे का जो आंकड़ा है वो महाविकास आघाड़ी का है। बीजेपी के स्ट्राइक रेट की हम बात करें तो ये होता है 88%। अगर हम शिवसेना शिंदे की बात करें तो ये होता है 67%। और ये अगर हम बात करें एनसीपी अजित पवार की तो ये होता है 68%। यानी कि जितनी सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा उसके हिसाब से उनका ये स्ट्राइक रेट है। उतनी सीटों पर उन्होंने 88% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 67% सीटों पर शिवसेना शिंदे ने, एनसीपी ने 68% सीटों पर। अब जरा महाविकास आघाड़ी का ग्राफ हम यहां पर देख लेते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा यहां पर 19%। यानी कि जितनी सीटों पर आप चुनाव लड़े, 100 से ज्यादा सीटों पर, उससे केवल 19% सीटें ही आप निकाल पाए अपने दम पर। वहीं हम बात करें शिवसेना यूबीटी की तो 21% स्ट्राइक रेट रहा शिवसेना यूबीटी का। और एनसीपी शरद पवार का जो स्ट्राइक रेट रहा वो 14%, यानी कि कांग्रेस से भी कम। तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो यहां पर शिवसेना यूबीटी का महाविकास आघाड़ी में नजर आता है। स्ट्राइक रेट की बात हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं सीधी लड़ाई की बात। जब बात आती है कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई की तो नतीजे आपके सामने नजर आते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपको हम बताएं कि 75 सीटों पर सीधी लड़ाई थी, यानी कि आमने सामने की टक्कर। वहां पर केवल बीजेपी का कैंडिडेट था और वहां पर केवल कांग्रेस का कैंडिडेट था। अब इस आमने सामने की टक्कर में 75 में से 63 पर बीजेपी ने या तो बढ़त बनाई या फिर अपने पाले में वो सीट को कर लिया। और स्ट्राइक रेट रहा, सफलता की जो दर रही यहां पर सीधी लड़ाई में बीजेपी की रही 84%। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस का आप देखिए 75 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला, यानी कि आमने सामने की लड़ाई। वहां पर कांग्रेस के खाते में केवल 11 सीटें आती नजर आ रही हैं, यानी कि वो आगे है, नतीजे उनके पक्ष में आ गए। और स्ट्राइक रेट जो सफलता की दर रही वो रही केवल 15%। तो पूरे इस कहानी को आप इन आंकड़ों के जरिए बयां कर सकते हैं, इन किससे समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रैलियों की। पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, किस नेता ने कितनी रैली की। महाराष्ट्र में कम रैलियां, राहुल गांधी के संदर्भ में यह बात हो रही है। यहां पर नरेंद्र मोदी ने 11 रैली की, अमित शाह ने 15 रैली की और राहुल गांधी ने केवल 7 रैलियां की थी। जैसे कि हम शुरुआत में कह रहे थे कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी हैं।
मुखर रहते हैं जब बात आती है सरकार पर हमले करने की, बीजेपी को घेरने की, तो तमाम तरह के मुद्दों के साथ वो घेरते हैं, प्रमुखता के साथ घेरते हैं। लेकिन जब बात आती है रैली की, यानी कि जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए काम करने की, तो वहां पर वो पिछड़े हुए नजर आते हैं। झारखंड में अगर हम रैलियों की बात करें तो यहां पर झारखंड में 7 रैलियां राहुल गांधी ने की, नरेंद्र मोदी ने 7 रैलियां की, अमित शाह ने 18 रैलियां की। यानी कि अगर दोनों नेताओं के बड़े चेहरों की हम बात करें तो रैलियों में ये अंतर आप देख सकते हैं। और ये तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। उन्हें विदेश नीति भी देखनी है, उन्हें देश नीति भी देखनी है। अमित शाह की अगर हम बात करें तो उन्हें सियासत भी देखनी है, उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट भी करना है, उन्हें गृह मंत्री होने के नाते जो अंदरूनी हालात है देश के, उस पर भी नजर रखनी है। तो इस सब के बावजूद राहुल गांधी की कम रैलियां यहां पर दिखाई देती हैं। अब महायुति में आग और राहुल का पुराना राग, तो इसको वहां ऐसे समझ सकते हैं कि महायुति जब लोकसभा चुनाव में नतीजे उनके मनमाफिक नहीं आए तो उन्होंने उस हार से सबक लिया, खुद को झोंक दिया, हार के कारणों का विश्लेषण किया और उसके आधार पर रणनीति तय की। महायुति ने मुद्दों पर काम किया, यानी कि जो महायुति के अपने मुद्दे थे उन पर काम किया, जो विकास योजनाएं थी उन पर काम किया, जनता के बीच उन्हें पहुंचाया। सीट और सीएम पद पर अटकी रही कांग्रेस, आपने देखा होगा जब चुनाव की घोषणाएं हो चुकी थी, उसके आखिर मोमेंट तक वहां पर सीट को लेकर खींचतान हो रही थी। मैं इतने पे लड़ूंगा, मैं उतने पे लड़ूंगा, सीएम ये होगा, सीएम वो होगा, बयानबाजी लगातार हो रही थी। राहुल के भाषण और मुद्दों में नयापन नहीं था, यानी कि वही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर हमें सुनाई देता रहा। मुद्दों के नाम पर वही तमाम मुद्दों के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ी, तो उसका नतीजा अब आपके सामने। संविधान की प्रतियों की सियासत काम नहीं आई। देखिए भैया, लोकसभा चुनाव में हमने देखा राहुल गांधी हर रैली में जाते थे, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते थे, लोगों को यह बताते थे कि अगर ये आगे तो संविधान बदल दिया जाएगा, उसमें यह कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो तीर चल गया, लेकिन इस बार वो तुक्का भी साबित नहीं हुआ और जनता ने ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को सिरे से नकार दिया। तो यहां पर भी एक प्रकार से विफलता ही नजर आई। अब जरा महाराष्ट्र की स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एससी सीटों की। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये हर चुनाव में ओबीसी, इन जातियों को लेकर कांग्रेस काफी मुखर रही है, इनके मुद्दों को लेकर काफी मुखर रही है और ये इन्हें हमेशा कहती रही कि अगर हम आएंगे तो हम आपके भले का काम करेंगे। लेकिन एससी सीटों पर अगर हम बात करें तो एनडीए की सफलता दर आप देखिए, 29 सीटें वहां पर एससी सीटें हैं और वहां पर देखिए एनडीए की सफलता 20 सीटों पर, या तो एनडीए आगे अपने पाले में सीटों को कर लिया। अगर हम बात करें एमवीए की, यानी कि महाविकास अघाड़ी की, 29 सीटें 9 सीटों पर आगे या फिर अपने पाले में कर लिया। अब सफलता की दर देखिए 69%, 31%, यानी कि जो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे योजनाओं के लाभ का मुद्दा हो, उसको लेकर जो बातें अनुसूचित जाति को लेकर उनके मुद्दे उठाने को लेकर थी, वहां पर भी एनडीए कहीं आगे नजर आता है। तो यहां पर भी विफलता कांग्रेस के हाथ में और उनके गठबंधन के हाथ में नजर आती है। राहुल के चहेते कहा जाता है नाना पटोले को, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम विधानसभा वार देखें तो उस समय स्ट्राइक रेट था 69%। विधानसभा वार का मतलब यह है कि एक लोकसभा सीट पर जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जितने सेगमेंट को सीट कवर करती है, उसके हिसाब से इसको यहां पर हम परिभाषित कर रहे हैं। वो 69% स्ट्राइक रेट था। और 2024 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, यानी कि इस चुनाव की बात करें, तो यहां पर स्ट्राइक रेट 25% हो जाता है। आपको संजय राउत की बात ध्यान होगी जब उन्होंने नाना पटोले को लेकर कहा था कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है उससे बात करेंगे सीटों के बंटवारे की। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मराठवाड़ा की। विदर्भ में किस तरीके से डुबोया, अब बात कर लेते हैं मराठवाड़ा में प्रदर्शन की। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन मराठवाड़ा में देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम विधानसभा वार अगर उसको परिभाषित हम करें, इसका विश्लेषण हम करें, तो स्ट्राइक रेट रहता है 78%। लेकिन ये घटकर 2024 में रह जाता है 13%, और ये 2019 के मुकाबले काफी कम है। तो यहां पर भी कांग्रेस पिटी हुई नजर आती है और सवाल उठते हैं फिर लीडरशिप के ऊपर। और इसीलिए लगातार जो लोग इसका विश्लेषण करेंगे उनकी निगाह में यही आएगा कि जब बात आती है लूजर नंबर 1 की, तो नाम आता है राहुल गांधी का। ये सवाल इस विश्लेषण के आधार पर लोगों के जहन में जवाब आता है। और जहां बात राहुल गांधी की अगर हम रैलियों की करें, आपको बता दें कि जहां राहुल की रैली हुई वहां एमवीए का प्रदर्शन रहा 14%, और जहां राहुल ने रैली की वहां कांग्रेस का प्रदर्शन रहा 19%। यानी कि एमवीए के पक्ष में रैली करने का कोई खास फायदा एमवीए को यहां पर होता हुआ नजर नहीं आया। ये आंकड़े यही बता रहे हैं। राहुल जहां गए वहां पर एमवीए की लुटिया डूबती हुई नजर आई। यहां पर इसकी बात महाराष्ट्र में समझ में आती है। अब जरा झारखंड की तस्वीर फटाफट आपको दिखाते हैं, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिली। सोरेन के लिए बीजेपी से बड़ी टेंशन राहुल साबित हुए, और इसकी 3 वजह आपको हम बताने जा रहे हैं। पहली वजह क्या है, कांग्रेस का ज्यादा सीटें मांगना। वहां भी कांग्रेस बार्गेन कर रही थी, लेकिन
वहां पर हेमंत सोरेन डटे रहे। और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। बागियों को मैनेज नहीं कर पाई कांग्रेस, जो बागियों ने झंडा बुलंद किया उनकी मैनेजमेंट में भी कांग्रेस वहां पर उस तरीके से मजबूती के साथ सामने नहीं दिखी। अगर हम बात करें तीसरे कारण की, तो कांग्रेस के दिग्गज भी सोरेन के भरोसे ही थे। उनको भी ये उम्मीद थी कि झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सीएम हैं सोरेन, वो ही सबसे बड़ा चेहरा है, उनके सहारे ही नैया पार लगती है। और नतीजे ये बता भी रहे हैं, क्योंकि सोरेन इस कैंपेन को प्रमुखता से लीड कर रहे थे। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो सबसे बड़ा चेहरे वो थे। अब जरा बात कर लेते हैं शरद पवार से मुकाबले की। जी हां, जब शरद पवार के हाथ में कमान थी, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर गोटियां फिट कर रहे थे शरद पवार। भले ही उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उसमें शिवसेना यूबीटी भी शामिल थी, लेकिन शरद पवार मुखर थे। अगर उसके हिसाब से हम देखें, जब शरद पवार के हाथ में कमान थी, जब वो सियासत की चालें चल रहे थे, तो उसमें अगर हम देखें 112 सीट असेंबली सेगमेंट थे लोकसभा के हिसाब से, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो 63 पर कांग्रेस आगे थी। स्ट्राइक रेट था 62%। ये देखिए, ये शरद पवार के हाथ में कमान का टाइम था। अब जरा बात कर लेते हैं, जब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के हाथ में जब कमान थी, उसकी हम बात कर लेते हैं। और उसमें 2024 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 101 पर कांग्रेस लड़ी, और आगे या तो सीटों पर आगे है या फिर उसके पाले में आ गई हैं, वो हैं 19 सीटें। और स्ट्राइक रेट यहां पर घटकर कितना रह गया भाई? यहां पर स्ट्राइक रेट रह गया 19%। तो ये भी कहानी पूरी की पूरी बताती है कि किस तरीके से कांग्रेस को मात यहां पर खानी पड़ी। राहुल गांधी कमजोर कड़ियां वो कैसे हैं, उसके ये पूरे कारण यहां पर आपको नजर आते हैं। ट्रोल छाप राजनीति, यानी कि आप सोशल मीडिया पर लाइक्स मिल रहे हैं, आपको हिट्स मिल रहे हैं, आप उसी से खुश हो जाते हैं। उसकी बात हम बात करें विकास विरोधी नीति, कई ऐसे मुद्दे थे जब तमाम तरह की विकास योजनाओं को लेकर सवाल उठाए गए, कटघरे में खड़ा किया। सोशल मीडिया पर राजनीति करना, बड़े खुश हो जाते हैं आप सोशल मीडिया पर राजनीति करके। बेमानी मुद्दों पर जोर देना, तिजोरी लेकर आए थे लास्ट के अंदर, वो तिजोरी भी ध्यान होगी आपको। कमजोर रणनीति, और इसके अलावा गुटबाजी नहीं रोक पाते, गठबंधन में अड़ियल रवैया, चहेतों की कमजोरी जो है वो इग्नोर कर देते हैं, पार्टी की नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं। तमाम वो वजह हैं जो बताते हैं कि वो कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जो कांग्रेस की लुटिया डुबो देती हैं, और इन कमजोर कड़ियों के कारण पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो उस तरीके से बेहतरीन नहीं हो पाता। तो ये तमाम वो पहलू, वो कारण, वो वजह जो हमने आपके सामने रखी, जिनका निचोड़ ये निकलता है कि कांग्रेस की लुटिया क्यों डूब जाती है और क्यों राहुल पर सवाल उठने लगते हैं। हम सीधे एक बार फिर से विकास का रुख करेंगे। बिल्कुल, देखिए तो कौन है लूजर नंबर 1, आपके जहन में एकदम तस्वीर साफ हो गई होगी। राहुल गांधी ने किस तरह से कांग्रेस की उन राज्यों में जहां पर सरकार बन रही है वहां भी, और जहां सरकार नहीं बनी वहां भी कैसे लुटिया डुबोई। किस तरह से उन्होंने जहां रैलियां की वहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी दलों का परफॉर्मेंस भी निचले स्तर पर चला गया, और कांग्रेस के लूजर नंबर 1 बन गए हैं राहुल गांधी। थोड़ी देर पहले हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। इस चुनाव का जो दूसरा सबसे बड़ा सबक है वो है कांग्रेस पार्टी के लिए। चुनाव कैसे हारें ये आप राहुल गांधी से सीखिए। उनकी कमेंट्री आपको क्या याद है, आप बताएं। आपको क्या याद है कि उन्होंने यहां की जनता से क्या वादा किया, ये आप सोच करके देखिए। एक मुद्दा जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल का मुद्दा था, तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपने को ट्रोल बना ले, सिंगल मुद्दा पार्टी बना ले, पूरा मीडिया में उसकी सेंसेशन के कारण डोमिनेट करना चाहे और सोचे कि महाराष्ट्र में वो अच्छा कर लेगा, इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता जो महाराष्ट्र ने सिखाया है। और वो ये है कि विदर्भ जो उनका गढ़ होता था, जहां संघ का मुख्यालय है, संघ कभी भी और बीजेपी कभी भी विदर्भ में ये डोमिनेंस नहीं बना पाई थी जो आज उन्होंने बना लिया है। तो कांग्रेस को हारने की कला इतने शानदार तरीके से आती है, ये इसका दूसरा उदाहरण है। वो झारखंड में भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार का लैकलस्टर, स्टैमर करने वाला, हकलाने वाला नेतृत्व लेकर के वो कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने जो बातें कही उन पर ज़रूर कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्यों उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है, वो तमाम उन मसलों पर जब चुनाव की बारी आती है तो वो पिछड़ने लगते हैं। और देखिए, जैसे अनंत ने बताया था कि जब शरद पवार के हाथ में लोकसभा चुनाव के समय बागडोर थी, महाराष्ट्र का जिम्मा उनके कंधों पर था, 102 सीटें लड़ी थी, और उसमें जो स्ट्राइक रेट था वो स्ट्राइक रेट 69% का था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए और राहुल गांधी के हाथ में बागडोर आई, 101 सीटें लड़ी, और जो स्ट्राइक रेट हुआ वो 19% पर सिमट गया। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि राहुल गांधी एक बड़े
जिसको कहते हैं ना कि बोझ बन के कांग्रेस के लिए उभरे हैं। पिछले अगर 3 चुनावों की बात की जाए, हरियाणा जीतते जीतते कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी हवा बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की रणनीति, राहुल गांधी की रणनीति ने वहां पर पूरी उस हवा की हवा निकाल दी। और हालात ये है कि बीजेपी और एनडीए का गठबंधन वहाँ ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ अनुराग वर्मा हैं, गेस्ट हैं, हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं, हमने जो पूरे आंकड़े दिखाए कि राहुल गांधी किस तरह से न केवल अपने सहयोगी दलों पर बोझ बनते जा रहे हैं, पार्टी पर बोझ बनते जा रहे हैं, बल्कि जब एक कदम आगे बढ़कर मौके को छीनने की बारी आती है तब भी वो पिछड़ जाते हैं। देखिए, अगर आप मतलब ये इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी एक ऐसे नेता को ढो रही है जिसको डायरेक्शन का पता नहीं कि उसको खुद कहाँ जाना है और पार्टी को किधर लेके जाना है। एक जो किसी भी पार्टी का नेता होता है वो पार्टी को अपने साथ लेके चलता है। यहाँ पे दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के लिए खुद एक लायबिलिटी से बढ़ के कुछ नहीं है। हालांकि जो 24 में लोकसभा चुनाव हुए तो उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ा कि संविधान बदलने का, अगर देखा जाए तो वो कुछ समय के लिए कुछ हद तक चला भी, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव ने उनके इस फॉल्स नैरेटिव को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। उसका जो इम्पैक्ट था, जिसको लेके उन्होंने फिर से शुरुआत करी थी कि शायद उन्हें लग रहा था कि ये काठ की हांडी दोबारा से चढ़ जाएगी, लेकिन वो चली नहीं। उसके विपरीत वहां जो बटोगे कटोगे एक है तो सेफ है, वो चल गया। अब ये मैं जो समझता हूं कि ये जो नारा बीजेपी को और एनडीए को चुनाव लड़ने का बहुत अच्छा अनुभव है, अगर हम कंपेयर करेंगे राहुल गांधी जी के साथ, तो ये लंबे समय तक ये मुद्दा चलने वाला है, अगले कई चुनावों को ये इन्फ्लुएंस करने वाला है। अनुराग जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो उनकी टीम के लोग हैं, मुझे लगता है कि शायद वो भी एक फॉल्स पिक्चर उनके सामने रखते हैं। अरे उस्ताद जी आप तो छा गए, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत कमाल हो गया। लोकसभा चुनाव में हमने देखा 99 सीट पर ऐसे खुशी मनाएगी जैसे कि सरकार बनाने जा रहे हैं। जो टर्म है दरबारी, वो शायद ज्यादा हावी है और वो पानी पे चढ़ा देते हैं, झाड़ पे चढ़ा देते हैं। इसमें एक कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से एक दुर्भाग्य रहा है कि उन्होंने लीडरशिप के लिए हमेशा एक परिवार को देखा, नेहरू गांधी परिवार को देखा। लीडर उनके लिए कभी भी इवॉल्व नहीं होता है, बनता नहीं है, वो पैदा होता है। ये एक कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो पहले चलता रहा, लेकिन आज के टाइम पे, क्योंकि हमेशा इस परिवार ने ही, जब भी सरकार बनवाई है तो इस परिवार ने ही कहीं ना कहीं बनवाई है, किसी ना किसी तरीके से बनवाई है, भले ही वो जोड़ तोड़ से बनी हो, मेल जोल से बनी हो या लीडरशिप से बनी हो, इसी परिवार ने बनवाई है। आज भी वो इसी परिवार को देख रहे हैं नेता कि यही परिवार हमको फिर से सत्ता के, इसी परिवार के पास सत्ता की चाबी है। लेकिन अगर आप, जब से राहुल जी एक्टिव हुए राजनीति में, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को सीरियसली डैमेज किया, बुरी तरह डैमेज किया, उसको कांग्रेस की जो लीडरशिप है, अब वहां पे क्या है कि एक जो फ्रंट लाइन लीडर राहुल गांधी, सेकंड लाइन लीडरशिप कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ बैक बेंचर्स हैं जो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। एक सवाल सर मेरा यहाँ पे आपसे है कि एक कांग्रेस में जो ग्रंथि है वो ये है कि हम स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं सत्ता के। क्या इस ग्रंथि से बाहर निकलने का समय आ गया या इसको अभी तक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो था, कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती थी, पहले भी हुई सत्ता से बाहर, तो वो ये मान के चलते थे कि ये तो हमारा हॉलीडे पीरियड है, हमें वापस आना ही है। तो इस ग्रंथि से बाहर आने का समय आ गया या इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो? देखिए, अगर एक बात तो तय है आज की तारीख में कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को सत्ता दोबारा से नहीं दिला सकते। लेकिन अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आज नेहरू गांधी फैमिली को चैलेंज करने वाला क्या कोई ग्रास रूट का नेता वहां मौजूद है? कोई ऐसा क्या नेता उनके पास है जो राहुल गांधी जी को जाके ये चैलेंज कर सके कि नहीं, तुम नेता नहीं हो, हम ये लिस्ट है जो नेचुरल लीडर्स हैं, उनके पीछे इतने लोग हैं या इतने उनका सपोर्ट है। अब वो बचे ही नहीं। इस परिवार ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सेकेंड लाइन लीडरशिप को पिछले 10-15 सालों में खत्म कर दिया।
कि कोई इस परिवार को चैलेंज कर सके, अब वहां पे कोई बचा ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है और ये इस परिवार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। भले ही हम सत्ता में नहीं आ रहे, लेकिन हमारे परिवार एक तरह से विपक्ष के नाम पे एक परिवार तो बना हुआ है, तो इनको ये जो केमिस्ट्री है वो सूट करती है। देश को सूट करे या ना करे, पार्टी को, कांग्रेसियों को सूट करे ना करे, लेकिन एक परिवार को सूट करती है। जब परिवार को सूट कर रही है तो ये चल रहा है। अगर आप आज कांग्रेस में आप सोचें कि राहुल गांधी जी के अलावा कौन नेता, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, क्या आपको कोई ऐसा नेता दिखाई देता है कि जो पार्टी को एक दिशा दे सके? हालांकि इसमें यह भी नहीं है कि नहीं है और बिल्कुल हो भी नहीं सकता। अगर किसी को मौका मिलेगा तो शायद, नेता तो इवॉल्व होता है ना, नेता तो बहुत मामलों में बनता है। तो आप इस परिवार के आगे जब आप सोचेंगे ही नहीं, अगर आप पूरे देश में संगठन इनका देखेंगे, आज इनकी पार्टी का संगठन खत्म हो चुका है, कहीं बचा ही नहीं है। आप इस पार्टी में कौन नेहरू गांधी फैमिली को चैलेंज करने के लिए आ रहा है, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि यह भी मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है तो कभी होगा भी नहीं। कई लीडर्स हैं, हिमंता हैं, पार्टी छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, पार्टी छोड़ गए, प्रणब मुखर्जी को दावेदार माना जाता था, उनको वैसा नहीं दिया जिसको वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल, क्योंकि वही इस पार्टी का कल्चर है और इस नेता का तो माइंडसेट ये है, लेकिन इस पार्टी का कार्यकर्ता भी यही मानता है कि नेता तो जी एक ही परिवार से आएगा, इसके अलावा कहीं से आना नहीं है। बिल्कुल। आरती जरत, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी लूज़र नंबर 1 साबित हुए हैं। झारखंड में जीते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट देखा जाए कांग्रेस का तो वो निचले पायदान पर है। जम्मू कश्मीर में ज़रूर गठबंधन जीता, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था निचले पायदान पर था। हमने दिखाया किस तरह से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में, झारखंड में जहाँ जहाँ रैलियाँ की, वहाँ पर जो स्ट्राइक रेट है, विनिंग स्ट्राइक रेट है, वो 14% 15% के आसपास रह गया। तो कुल मिलाकर कई मुद्दे ऐसे थे जो ये साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी लूजर नंबर 1 हो गए। एक बड़ा बेस था, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, गरीब, इसके बीच जो बड़ा बेस था कांग्रेस का, वो जनाधार घटता चला जा रहा है। हमने महाराष्ट्र की सीटें दिखाई किस तरह से वहाँ पर 23 सीटों में से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट वहाँ पर 14% रह गया है और बीजेपी और एनडीए का स्ट्राइक रेट वहाँ 75% रह गया है। तो बड़ा बेस था जो कांग्रेस का, वो धीरे धीरे और ज़्यादा घटता चला जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए तो अखिलेश यादव ने यूपी में बाईपोल्स के लिए तो मना किया था कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना है, और कांग्रेस फिर पीछे हट गई। तो ये तो आप देख लेंगे, ये पूरे चुनाव में, पूरे देश में सिर्फ कर्नाटक में कांग्रेस का कोई संगठन है। मतलब कर्नाटक में मेरे ख्याल में 2 या 3 सीटें जो बाईपोल्स हुए थे वो कांग्रेस जीती है, इस वजह से क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप्स हैं और उनकी संगठन अभी भी वहाँ जिंदा है। पर बाकी देश में तो घटता जा रहा है। और ये एक्चुअली जो हम कह रहे थे लोकसभा पोल्स के बाद कि राहुल गांधी हैज़ इमर्ज्ड अ लीडर, ही हैज़ इमर्ज्ड अ विक्टर, मुझे लगता है कि वही एबरेशन हुआ है। और जो हम कह रहे थे कि बीजेपी इज़ ऑन द डिक्लाइन, वो एबरेशन निकला, क्योंकि बीजेपी ने तो साबित किया है कि ठीक है लोकसभा पोल में उनको झटका मिला, पर झटके के बावजूद उन्होंने सोच के, समझ के, पूरी ताकत लगा के हरियाणा में जीत पाई, महाराष्ट्र में तो खूब जीत पाई उन्होंने। तो यही फ़र्क है राहुल गांधी और जो आज के बीजेपी के नेतृत्व है। सवाल मेरा आपसे ये है कि अब राहुल गांधी की जब बात आ रही है, एक के बाद एक चुनावी डिफीट्स मिल जाती हैं, लोकसभा को अगर अलग हटा भी दिया जाए, उसमें तो मैंने सर से भी कहा था 99 सीट जीत के ऐसा बता रहे थे जैसे कि सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब ये सबक सीखना नहीं चाहते या सबक सीखते ही नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में ये नहीं है कि वो सीखना नहीं चाहते हैं या सीखते नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये संगठन को बनाना इनके स्किल सेट से बाहर है। उनमें ये पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल स्किल्स नहीं है कि संगठन को वो किसी तरह से मजबूत करे। ये शुरुआत एक्चुअली इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से रीजनल लीडर्स को काटा और मतलब आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस की जो मजबूती थी, जो संगठन की मजबूती थी, वो कमज़ोर होती गई। और उसके बाद ना राजीव गांधी कुछ कर सके और राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं संभाल पाए हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में राहुल गांधी की कमज़ोरी है
कि मतलब जितना भी वो करें, जितना भी वो कहें, जितना भी वो कोशिश करें, वो कर नहीं सकते हैं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद है, डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी, उन्होंने वो यूथ कांग्रेस में इलेक्शंस करवाए, बिल्कुल फेल, यूथ कांग्रेस से लेकर एनएसयूआई तक बिल्कुल फेल हो गए उसमें। समय की थोड़ी सी कमी है, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो लूजर नंबर 1 क्यों है लूजर नंबर 1 राहुल गांधी, इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे।